दिल्ली की एक तंग सी गली, एक साधारण सा परिवार, और अचानक एक जवान बेटा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। 4 दिनों तक तलाश, थाने के चक्कर, रिश्तेदारों की उम्मीदें, लेकिन जो सच सामने आया उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जिस प्यार को जिंदगी समझा गया वही मौत का कारण बन गया। जिस भरोसे पर सब कुछ लुटा दिया गया उसी ने सांसें छीन ली। और जिन चेहरों पर मासूमियत का नकाब था उनके पीछे छिपा था एक खौफनाक राज। आज की ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी या एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है प्यार, धोखे, लालच और एक खौफनाक साजिश की, जिसका अंजाम हुआ नृशंस हत्या। आखिर कौन था वो युवक जो प्यार के जाल में फंसा? कौन थे वो लोग जिन्होंने भरोसे को खून में बदल दिया? और कैसे एक मामूली सी कॉल ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया? अगर आप सच्ची अपराध कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दिल्ली की है। 2014 की गर्मियों में दिल्ली की एक साधारण सी गली में राजकुमार के घर अचानक सन्नाटा छा गया। हर पिता समझ सकता है कि जब जवान बेटा बिना बताए अचानक गायब हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। राजकुमार की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। उनका बेटा राजेश्वर घर से निकला था, पर लौटकर नहीं आया। पहले तो उन्होंने सोचा शायद कहीं दोस्त यारों के पास रुक गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन जब घंटे बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला तो राजकुमार की बेचैनी बढ़ने लगी। घर में उस वक्त वो बिल्कुल अकेले थे। बाकी सभी लोग रिश्तेदारी की एक शादी के सिलसिले में बनारस गए हुए थे। खाली घर की दीवारें भी उन्हें काटने दौड़ रही थी। हर आती जाती आहट पर उनका दिल धड़क उठता। हर फोन की घंटी पर उन्हें राजेश्वर की आवाज सुनाई देने की उम्मीद होती, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। अचानक आई इस मुसीबत में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किसके पास जाएं, किससे मदद लें। आखिर जब उनसे और इंतजार नहीं हुआ तो उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पत्नी बिटई देवी को फोन लगाया और पूरी बात बता दी। खबर सुनते ही बिटई देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल भी देर किए बिना वो गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इधर राजकुमार ने दिल्ली में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों से भी संपर्क किया। थोड़ी ही देर में रिश्तेदार उनके घर पहुंच गए और सब मिलकर राजेश्वर की तलाश में जुट गए। दिन रात एक कर दिए गए। हर गली, हर चौराहा, हर परिचित जगह पर उसके बारे में पूछा गया। कभी कोई उम्मीद की हल्की सी किरण दिखती तो पल भर में बुझ जाती। 4 दिन इसी भागदौड़ और चिंता में कट गए। न कोई सुराग मिला, न कोई खबर। अब तो राजकुमार और उनके परिवार की उम्मीदें भी जवाब देने लगी थी। हर गुजरता पल उनके दिल पर पत्थर की तरह भारी पड़ रहा था। आखिरकार 23 अप्रैल 2014 की दोपहर राजकुमार कुछ रिश्तेदारों को लेकर खजूरी खास थाने पहुंचे और वहां के थानेदार को एक प्रार्थना पत्र देकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करने की गुजारिश की। थानेदार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली और राजकुमार को यह भरोसा भी दिया कि वो उनके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर राजकुमार को थोड़ी तसल्ली जरूर हुई, लेकिन उनका मन अब भी किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर मानो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। इसके बाद न कोई ढंग की जांच शुरू हुई, न ही किसी तरह की तलाश तेज हुई। दिन बीतते गए और राजकुमार का दिल हर दिन और भारी होता चला गया। फिर 29 अप्रैल रविवार की सुबह अचानक एक खबर उनके कानों तक पहुंची। किसी जान पहचान वाले ने उन्हें बताया कि 23 अप्रैल को लोनी थाने की पुलिस ने एक मकान से एक अज्ञात लड़के की लाश बरामद की थी। ये सुनते ही राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर सिहर उठा। मन में सिर्फ एक ही ख्याल कौंधा, कहीं वह लाश उनके बेटे की तो नहीं थी। ये सोचकर उनके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उन्होंने पल भर की भी देरी नहीं की। अपनी पत्नी बिटई देवी को साथ लिया और सीधे लोनी थाने की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप थे, बस गाड़ी की आवाज और दिल की तेज धड़कने सुनाई दे रही थी। थाने पहुंचकर राजकुमार ने थानेदार गोरखनाथ यादव से मुलाकात की। कांपते हाथों से उन्होंने जेब से बेटे राजेश्वर उर्फ मोनी की एक फोटो निकाली और कांपती आवाज में बोले, साहब, ये मेरे बेटे की फोटो है। वो पिछले 10 दिनों से लापता है। हमने खजूरी खास थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है।
आज सुबह मुझे पता चला कि 23 तारीख को आप लोगों ने एक मकान से किसी लड़के की लाश निकाली थी। मैं बस यही जानने आया हूं कि कहीं वो लड़का मेरा बेटा तो नहीं था। थानेदार गोरखनाथ यादव ने फोटो को ध्यान से देखा। कुछ पल तक वो चुपचाप तस्वीर को देखते रहे, मानो किसी सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने पास खड़े एक सिपाही को बुलाया और सख्त लहजे में कहा। थानेदार गोरखनाथ यादव ने फोटो ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कहा, लालबाग चौकी के इंचार्ज एसआई विजय सिंह को फोन करो और कहो कि 23 तारीख को जो लाश मिली थी उसके कपड़े और फोटो लेकर तुरंत थाने आए। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर विजय सिंह थाने पहुंचे। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें वो सबूत थे जो पिछले कई दिनों से बस एक अज्ञात पहचान के साथ पड़े थे। उन्होंने राजकुमार और बिटई देवी को एक एक करके कपड़े और फिर लाश की तस्वीरें दिखाईं। जैसे ही तस्वीरों पर दोनों की नजर पड़ी, उनकी दुनिया जैसे थम गई। अगले ही पल दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अब कोई शक बाकी नहीं रह गया था। राजनगर कॉलोनी में जो लाश मिली थी वो उनके 25 साल के बेटे राजेश्वर उर्फ मोनी की ही थी। जवान बेटे की मौत की सच्चाई सामने आते ही राजकुमार और बिटई देवी पूरी तरह टूट गए। बिटई देवी तो जमीन पर ही बैठ गई, सीने से तस्वीर लगाकर रोती रहीं, और राजकुमार बस एकटक शून्य में देखते रहे, मानो उनकी आंखों के सामने से सब कुछ उजड़ चुका हो। साथ आए रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने किसी तरह उन्हें संभाला, पानी पिलाया और ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी पीड़ा में कोई शब्द काम नहीं आता। अब तक लोनी पुलिस ने सिर्फ एक अज्ञात लाश मिलने की सूचना दर्ज की थी, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने अपने बेटे की पहचान कर ली, मामला पूरी तरह बदल गया। अब यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि सीधे सीधे हत्या का मामला बन चुका था। थानेदार ने उनकी तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी इंदिरापुरी चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिन्हा को सौंप दी। असल में 23 अप्रैल की सुबह थाना लोनी पुलिस को गाजियाबाद की राजनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप उर्फ बबलू ने खबर दी थी कि उनके मकान के एक किराएदार के कमरे से तेज बदबू आ रही है। उस कमरे में रहने वाला युवक पिछले 3 दिन से गायब है और कमरे पर ताला लगा हुआ है। बदबू किसी मरे हुए जानवर जैसी लग रही थी। ये खबर मिलते ही थाना लोनी के प्रभारी गोरखनाथ यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने सबसे पहले कमरे का ताला तोड़वाया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज बदबू का एक भभका बाहर की ओर लपका और सबके नाक मुंह सिकुड़ गए। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। फर्श पर एक युवक की लाश पड़ी थी। गर्मी की वजह से लाश काफी फूल चुकी थी और सड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। आसपास अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कमरा अपने भीतर एक भयानक राज दबाए बैठा हो। पुलिस ने ध्यान से लाश का मुआयना किया। शरीर पर कहीं कोई साफ साफ चोट का निशान नहीं दिख रहा था। इससे थानेदार गोरखनाथ यादव को शक हुआ कि शायद युवक की हत्या जहर देकर की गई है या फिर गला दबाकर उसकी जान ली गई है। उन्होंने फौरन लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद थानेदार ने मकान मालिक प्रदीप उर्फ बबलू से पूछताछ शुरू की। घबराया हुआ प्रदीप बार बार पसीना पोंछ रहा था। उसने बताया कि उस कमरे में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला नीरज शर्मा रहता था। इसी महीने की 3 तारीख को उसने नीरज को यह कमरा 1500 रुपए महीने के किराए पर दिया था। नीरज वहां अपनी पत्नी अनीता और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। जब उससे कमरे में मिली लाश के बारे में पूछा गया तो प्रदीप कुछ खास नहीं बता पाया। उसने बस इतना कहा कि वो लड़का अक्सर नीरज के घर आता जाता रहता था। पुलिस ने मकान में रहने वाले दूसरे किराएदारों से भी पूछताछ की, लेकिन वे भी उस मृत युवक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बस इतना बताया कि वो लड़का अक्सर सुबह अनीता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं ले जाता था और शाम को वापस छोड़ देता था। यही बात सुनकर पुलिस के मन में पहली बार शक गहराया। उन्हें लगा कि मामला किसी गलत रिश्ते का हो सकता है और हत्या उसी के चलते की गई होगी। मकान मालिक प्रदीप के पास नीरज शर्मा और उसकी पत्नी अनीता का मोबाइल नंबर तो था, लेकिन उसके परिवार, उनके कामकाज या उनकी असली पृष्ठभूमि के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। प्रदीप खुद भी इस बात को लेकर उलझन में था कि उसने बिना पूरी जानकारी लिए अपना कमरा किराए पर कैसे दे दिया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा कि नीरज की नौकरी, उसका कामधंधा या पहचान उसने क्यों नहीं पूछी, तो वो घबराते हुए बोला कि ये कमरा उसने नीरज को अपने पड़ोसी श्यामवीर के कहने पर दिया था। श्यामवीर भी फिरोजाबाद का ही रहने वाला था और प्रदीप का मानना था कि वही नीरज के बारे में सब कुछ जानता होगा। पुलिस ने जब श्यामवीर के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो इस वक्त अपने गांव गया हुआ है।
ये जानकर पुलिस को और ज्यादा शक हुआ। इधर प्रदीप के पास नीरज और उसकी पत्नी अनीता के मोबाइल नंबर तो थे, लेकिन जब पुलिस ने उन नंबरों पर कॉल किया तो दोनों फोन बंद मिले। इससे पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि शायद नीरज और अनीता को यह आभास हो गया था कि पुलिस अब उन्हें मोबाइल के जरिए ट्रेस कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए होंगे। जब थाना प्रभारी गोरखनाथ यादव को नीरज और अनीता तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाने का फैसला किया। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम पहुंची और कमरे के अंदर बाहर बारीकी से जांच शुरू की। फर्श, दीवारें, दरवाजा, बिस्तर, हर जगह से जरूरी सबूत जुटाए गए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। पोस्टमार्टम के बाद लाश को 2-3 दिन तक अस्पताल में पहचान के लिए रखा गया। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई न कोई सामने आएगा और इस युवक की पहचान हो जाएगी, लेकिन दिन बीतते गए, कोई दावा करने नहीं आया। लाश की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और जब सड़न ज्यादा फैलने लगी तो आखिरकार पुलिस ने उसे लावारिस मान लिया और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इधर जब केस की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिन्हा को सौंपी गई तो उन्होंने बिना वक्त गवाए सबसे पहला कदम यही उठाया कि नीरज और अनीता दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए जाएं। उन्हें पूरा भरोसा था कि मोबाइल ही वो कड़ी बनेगा जो इस उलझे हुए मामले को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन शुरुआती दिनों में उनकी उम्मीदों को झटका ही लगा, क्योंकि दोनों के मोबाइल लगातार बंद आ रहे थे। हर दिन सर्विलांस की रिपोर्ट आती, लेकिन उसमें कोई नई जानकारी नहीं होती। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन सूचना मिली कि श्यामवीर गांव से वापस लौट आया है। भानु प्रताप सिंह ने उसे तुरंत थाने बुलवाया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो श्यामवीर ने नीरज के फिरोजाबाद वाले घर का पूरा पता बता दिया। ये जानकारी मिलते ही भानु प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ लोनी से फिरोजाबाद के लिए निकल पड़े। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से नीरज के घर पर छापा मारा गया, लेकिन घर सूना पड़ा था। न नीरज मिला, न अनीता। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों कुछ दिन पहले यहां आए जरूर थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रुके। 2-3 दिन बाद ही बिना किसी को ज्यादा बताए फिर कहीं चले गए। उसके बाद वे कहां गए, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह सुनकर भानु प्रताप सिंह का शक और पक्का हो गया कि नीरज कोई छोटा अपराधी नहीं, बल्कि काफी चालाक और शातिर इंसान है जो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। भानु प्रताप सिंह पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं आ पा रहा था। चाहकर भी वे आगे कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे थे। फिर भी उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि नीरज और अनीता ज्यादा दिन तक यूं छिपकर नहीं रह पाएंगे। उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन इनमें से किसी का मोबाइल जरूर चालू होगा और वही उनकी सबसे बड़ी कड़ी बनेगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। करीब 2.5 महीने बाद अचानक साइबर सेल से एक अहम सूचना आई। अनीता का मोबाइल नंबर अचानक एक्टिव हो गया था। साइबर एक्सपर्ट ने तुरंत जांच अधिकारी भानु प्रताप सिंह को फोन पर सूचना दी कि अनीता ने अपने पुराने फोन में नया सिम डालकर लोनी की रहने वाली एक महिला सुनीता को कॉल किया था। यह खबर मिलते ही भानु प्रताप सिंह समझ गए कि अब वे सही दिशा में बढ़ चुके हैं और जल्द ही इस हत्याकांड का असली सच सामने आने वाला है। कॉल करने के कुछ ही देर बाद अनीता ने फोन फिर से बंद कर दिया, लेकिन इतने भर से ही पुलिस को एक मजबूत कड़ी मिल चुकी थी। सर्विलांस के जरिए जिस नंबर पर कॉल किया गया था उसकी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वो नंबर लोनी की रहने वाली सुनीता के नाम पर रजिस्टर था। फोन भले ही फिर बंद हो गया था, लेकिन अब पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए एक साफ रास्ता खुल चुका था। अगले ही दिन पुलिस ने मोबाइल कंपनी से सुनीता का पूरा पता निकलवाया और बिना देर किए लोनी में उसके घर छापा मार दिया। अचानक पुलिस को सामने देखकर सुनीता घबरा गई। उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो वो टालती रही, लेकिन जब पुलिस ने कॉल का रिकॉर्ड उसके सामने रखा तो वो टूट गई। उसने बताया कि अनीता उसकी पुरानी सहेली है और इस समय वो मोहन नगर चौराहे के पास किसी किराए के मकान में छिप कर रह रही है। हालांकि सुनीता को ये नहीं पता था कि अनीता ठीक ठीक किस मकान में रह रही है। पुलिस के लिए इतनी जानकारी ही काफी थी। भानु प्रताप सिंह ने तुरंत टीम को अलर्ट कर दिया। मोहन नगर चौराहे के आसपास मुखबिरों को सक्रिय किया गया। हर गली, हर मोड़ पर निगरानी शुरू हो गई। दिन रात एक करके पुलिस इंतजार करने लगी कि कब नीरज या अनीता की कोई हलचल दिखाई दे। और जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कुछ ही दिनों में मुखबिरों ने खबर दे दी कि नीरज और अनीता एक खास मकान में छिपकर रह रहे हैं। सूचना मिलते ही लोनी थाना पुलिस ने बिना वक्त गवाए छापा मारा और आखिरकार नीरज
और अनीता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों को थाने लाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन सबूतों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिरकार दोनों ने राजेश्वर की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो कहानी बताई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। राजकुमार अपनी पत्नी बिटई देवी और 4 बच्चों के साथ दिल्ली के दयालपुर की गली नंबर 3 में रहते थे। उनका घर खुद का था। रोजी रोटी के लिए उन्होंने मकान की ऊपरी मंजिल पर कपड़े की छपाई का एक छोटा सा काम शुरू कर रखा था। ऊपरी मंजिल पर चल रहे उसी छोटे से काम से इतनी आमदनी हो जाती थी कि राजकुमार को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी भी सम्मान के साथ कर दी थी। अब घर में सबसे बड़ी उम्मीद उनका इकलौता बेटा राजेश्वर था। किसी तरह उसने 12वीं तक पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। न तो उसमें आगे पढ़ने की लगन थी और न ही आत्मविश्वास। माँ बाप चाहते थे कि बेटा आगे पढ़े, कुछ बने, लेकिन राजेश्वर ने साफ कह दिया कि वो पढ़ना नहीं चाहता। बेटे की जिद के सामने मजबूर होकर राजकुमार ने भी यही सोच लिया कि अब इसे किसी काम में लगा देना चाहिए ताकि ये खाली न बैठे। उनके एक पुराने दोस्त लोनी में कपड़ों की छपाई का ही काम करते थे। राजकुमार ने सोचा कि अगर बेटा अपने ही काम धंधे से जुड़े माहौल में रहेगा तो उसे मालिक जैसा माहौल मिलेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यही सोचकर उन्होंने राजेश्वर को उनके दोस्त के यहां काम सीखने भेज दिया। राजेश्वर ने वहां जाना शुरू कर दिया। वो जगह काफी बड़ी थी और वहां कई कारीगर काम करते थे। उन्हीं में से एक था नीरज शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। छपाई के काम में वो बेहद माहिर था। कह सकते हैं कि वह इस काम का उस्ताद था। डिजाइन हो, रंगों की समझ हो या कपड़े पर छपाई की बारीकियां, नीरज हर काम में निपुण था। लेकिन हर इंसान की तरह उसकी भी एक बड़ी कमजोरी थी, शराब। काम के वक्त नीरज जितना जिम्मेदार और परफेक्ट था, शराब के सामने वो उतना ही बेबस हो जाता था। नीरज का काम अच्छा था, इसलिए मालिक से लेकर वहां काम करने वाले बाकी लोग भी उसकी इज्जत करते थे। मगर जब सामने शराब आ जाती तो वो किसी की नहीं सुनता। काम धंधा, जिम्मेदारी, रिश्ते, सब कुछ भूलकर वो पूरी तरह शराब में डूब जाता। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बुराई थी और आगे इसी बुराई ने कई जिंदगियों को तबाह करने की नींव रख दी। लगातार शराब पीने की वजह से नीरज का शरीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हालत यह हो गई थी कि अब वो शराब नहीं पी रहा था, बल्कि शराब ही उसे धीरे धीरे खा रही थी। काम के वक्त वह जितना होश में रहता उतना ही शराब के सामने बेबस हो जाता। कुछ ही दिनों में राजेश्वर ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि अगर उसे नीरज से ढंग से और तेजी से काम सीखना है तो उसे उसकी इसी कमजोरी, शराब, का सहारा लेना पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन वो शराब की एक बोतल लेकर सीधे नीरज के घर जा पहुंचा। जब नीरज ने राजेश्वर को बोतल के साथ अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने बड़े प्रेम से उसे अंदर बुलाया, कुर्सी खिसकाकर बैठाया और खुद भी खुशी खुशी सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर में नीरज की पत्नी अनीता भी वहां आ गई। राजेश्वर लंबा चौड़ा, जवान और स्मार्ट लड़का था। उसे देखते ही अनीता की नजरें जैसे उस पर ठहर सी गई। राजेश्वर ने अनीता की नजरों का मतलब झट से समझ लिया। एक शादीशुदा औरत की निगाह जब किसी युवक पर इस तरह ठहर जाए तो उसका इशारा साफ होता है। थोड़ी ही देर में बोतल खुल चुकी थी और पैक बनाए जाने लगे। पहला पैक लगते ही माहौल में एक अजीब सी गर्माहट घुलने लगी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, हंसी गूंजने लगी और नीरज अपनी ही दुनिया में खोता चला गया। अनीता ने मुस्कुराते हुए राजेश्वर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अपनापन और आंखों में चमक थी। बड़े आत्मीय भाव से उसने राजेश्वर को खाने के लिए रोक लिया। बोली कि वो आज पहली बार उनके घर आया है, इसलिए बिना खाना खाए जाने नहीं देगी। राजेश्वर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी। उसे अंदाजा हो चुका था कि आज की ये शाम सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहने वाली है और इसी शाम से आगे की पूरी कहानी की नींव पड़ चुकी थी। राजेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज वो नहीं रुक सकता। अगर देर हो गई तो घर वाले चिंता करने लगेंगे, लेकिन अगली बार जब आएगा तो जरूर खाना खाकर जाएगा। ये कहते हुए वो हल्के से हंसा और साथ ही ये भी कह गया कि इस बहाने उसे अनीता से मिलने का मौका फिर मिल जाएगा। ये सुनकर अनीता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। जाते जाते उसने कहा कि अगली बार आने का वादा जरूर निभाना, क्योंकि अब तो तुम मुझे भाभी भी कहते हो
तो कुछ हक तो बनता ही है। राजेश्वर ने उसी शरारती लहजे में जवाब दिया कि हक सिर्फ थोड़ा नहीं, पूरा है, और बहुत जल्द वो अनीता के हाथ का बना खाना खाने फिर आएगा। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन उस शाम दोनों के बीच जो नजरें मिली थी वे बहुत कुछ कह गई थी। वे नजरें इशारा कर रही थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहने वाला। ये बात बिल्कुल सच है कि भूख इंसान का ईमान डिगा सकती है, चाहे वो रोटी की भूख हो या जिस्म की। जब सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो आंखों को भा जाए तो दिल और दिमाग पर काबू रखना आसान नहीं रहता। इंसान कब फिसल जाए उसे खुद भी पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही अनीता के साथ भी हुआ। जब उसने राजेश्वर जैसे लंबे कद, जवान और आकर्षक लड़के को करीब से देखा तो उसका दिल डगमगा गया। पहले जो रिश्ता सिर्फ भाभी देवर जैसा दिखाई देता था, उसमें अब एक खामोश खिंचाव उतर आया था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के मन में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जो आगे चलकर कई जिंदगियों को तबाह करने वाली थी। उधर राजेश्वर तो काम सीखने के इरादे से ही वहां आया था, लेकिन अनीता की ओर से मिल रहे इशारों को वो नजरअंदाज नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में हाल ये हो गया कि उसका ध्यान काम से ज्यादा अनीता की नजदीकियों में रहने लगा। अनीता की जिस्मानी आग इतनी तेज थी कि राजेश्वर खुद को संभाल नहीं पाया और उसी आग में धीरे धीरे जलता चला गया। असल में यही वो उम्र होती है जब जवानी सिर चढ़कर बोलती है और इंसान सही गलत की सीमाएं भूल बैठता है। ये वही उम्र थी जब राजेश्वर को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए था, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में खो चुका था। अनीता जैसी शादीशुदा औरत के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसे न घर की चिंता रही न काम की। धीरे धीरे उसने काम पर जाना भी कम कर दिया। उसकी गैरहाजिरी साथी, कारीगरों और मालिक सबको खटकने लगी। पहले लोग आपस में बात करने लगे, फिर यह खबर धीरे धीरे उसके पिता राजकुमार तक भी पहुंच गई। जब राजकुमार को बेटे के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली तो उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने खुद पता लगाने का फैसला किया। जो सच्चाई उनके सामने आई वो किसी भी बाप के लिए बेहद दर्दनाक थी। उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा है और उस पर जमकर पैसा भी उड़ा रहा है। यही नहीं, उसने अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी थी और उसके पैसे भी उसी रिश्ते में खर्च कर दिए थे। राजकुमार भीतर से टूट तो गए, लेकिन वो एक समझदार इंसान थे। उन्होंने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि अगर वो बेटे पर ज्यादा सख्ती करेंगे, उसे डांटेंगे या मारपीट करेंगे तो वो और ज्यादा भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने प्यार और धैर्य का रास्ता चुना। एक दिन उन्होंने राजेश्वर को अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और नरमी से समझाया। उन्होंने ये जताने की भरसक कोशिश की कि जो रास्ता उसने चुना है वो न उसके लिए ठीक है और न ही पूरे परिवार के लिए। उन्होंने उसे सही राह पर लौटने का मौका देना चाहा, ये सोचकर कि शायद अभी भी वक्त हाथ से पूरी तरह नहीं निकला है। राजेश्वर ने उस वक्त भले ही अपने पिता के सामने सिर झुका लिया हो, लेकिन उसके भीतर कोई बदलाव नहीं आया। अनीता का असर उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि बाकी सारी बातें उसे बेमानी लगने लगी थी। घर, माँ बाप, इज्जत, भविष्य, सब कुछ उसकी नजरों में पीछे छूटता चला गया था। जब राजकुमार ने यह देख लिया कि समझाने बुझाने का कोई असर बेटे पर नहीं हो रहा है, तो भारी मन से उन्होंने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उन्हें लगा शायद समय ही उसे सबक सिखाएगा, लेकिन हालात यही थमने वाले नहीं थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में तो राजेश्वर ने सारी हदें ही पार कर दी। घर में वर्षों से संभाल कर रखे गए करीब 10 तोले सोने के गहने वो चुपचाप निकाल ले गया और सीधे अनीता को सौंप आया। जब ये बात उसकी मां बिठाई देवी को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है। फिर गुस्सा, शर्म और बेबसी, तीनों भाव एक साथ उनके दिल में उमड़ पड़े। बिना एक पल गवाए वो सीधी लोनी पहुंची जहां अनीता रहती थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने अनीता को जमकर खरी खोटी सुनाई। सारी भड़ास उन्होंने उसी पर निकाल दी। साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर गहने तुरंत वापस नहीं किए गए तो वो पुलिस में शिकायत कर देंगी। अनीता घबरा गई, उसका चेहरा उतर गया। हालांकि बिठाई देवी के शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उनके मन में डर भी था। वो जानती थी कि अगर मामला थाने तक पहुंचा तो उसमें उनका बेटा भी फंस जाएगा। यही सोचकर वो केवल चेतावनी देकर चुपचाप लौट आई, मगर उनका मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो घर तो लौट आई, लेकिन दिल में एक ऐसा बोझ था जो हर पल उन्हें कचोट रहा था। उधर बिठाई देवी की ये धमकी अनीता
और उसके पति नीरज के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। दोनों के मन में डर बैठ गया था। उन्हें अब यह साफ नजर आने लगा था कि मामला उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। अब उन्हें लगने लगा था कि अगर कुछ किया नहीं गया तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा और दोनों फंस जाएंगे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अनीता और नीरज ने जो रास्ता चुना वो बेहद खतरनाक और खौफनाक था। दोनों जानते थे कि यह रास्ता उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, लेकिन डर और अपने राज के खुल जाने की आशंका ने उन्हें अंधा कर दिया था। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, या तो राजेश्वर बचेगा या उनका झूठ। और उन्होंने अपने झूठ को बचाने के लिए एक मासूम की जान लेने का फैसला कर लिया। 19 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे अनीता ने बड़ी चालाकी से राजेश्वर को फोन किया और किसी बहाने से अपने घर बुला लिया। राजेश्वर बिना किसी शक के वहां पहुंच गया। उसे क्या पता था कि जिस औरत के लिए उसने अपना घर, अपने माँ बाप और अपना भविष्य तक दांव पर लगा दिया है, वही उसकी मौत का जाल बुन चुकी है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, नीरज पहले से घात लगाए बैठा था। दोनों ने मिलकर तय योजना के मुताबिक उस पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही अनीता ने दुपट्टा उसके गले में डाल दिया और नीरज ने पूरी ताकत से उसे कस दिया। कुछ ही मिनटों में राजेश्वर की छटपटाहट थम गई। वही राजेश्वर जो कल तक सपने देखता था, वही फर्श पर बेदम पड़ा था। घबराए हुए अनीता और नीरज ने लाश को उसी कमरे में छोड़ दिया। बाहर से कमरे पर ताला लगाया और रात करीब 2 बजे चुपचाप वहां से भाग निकले। उन्हें लगा कि अब उनका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन वे ये भूल गए थे कि सच देर सवेर सामने आता ही है। उनकी ये चाल ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। पुलिस की सख्त पूछताछ और मोबाइल सर्विलांस ने आखिरकार पूरा सच उगलवा ही दिया। जब दोनों टूटे तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगले ही दिन लोनी थाने की पुलिस ने अनीता और नीरज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके मासूम बच्चों को घटना के बाद परिवार वाले अपने साथ ले गए ताकि वे इस कलंक के साए से दूर रह सकें। राजेश्वर एक होनहार लड़का था जिसे अपने माँ बाप का सहारा बनना था, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना था। लेकिन वो प्यार और हवस के जाल में फंस गया। जिस औरत के लिए उसने अपने ही घर से गहने तक चुरा लिए, उसी ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ अनीता और नीरज को जब यह लगा कि अब राजेश्वर की वजह से उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो डर के मारे उन्होंने कत्ल जैसा संगीन गुनाह कर डाला। पर कानून से कोई नहीं बच सकता। अगले ही दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अब वे दोनों जेल में हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।